अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा लेक्चर सीरीज सेकंड नंबर का है, कॉन्सेप्ट का रियल नंबर के बारे में। तो हम एक यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ कहाँ पे होता है उसको समझेंगे, राइट। तो देखिए, मैंने बताया था आपको कि HCF में इसका यूज़ होता है। इस एल्गोरिथम को हम स्टेप बाय स्टेप लिखते ही इसीलिए है ताकि हम किसी रिज़ल्ट पर पहुंच सके, कोई कंक्लूज़न निकाल सके। तो इसके वजह से हम HCF को जो है हम फाइंड करते हैं। तो मान लीजिए मुझे 2 नंबर का HCF निकालना है। मैं नंबर ले लेता हूँ, चलिए मेरे पास एक नंबर है 72, राइट। और दूसरा जो नंबर है वो मान लीजिए कि 27 ले लीजिए, है ना। और इसका मुझे क्या निकालना है, HCF। क्लियर है मेरी बात। तो HCF पहले क्या होता है आप ये समझ सकते हो ना। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मान लीजिए मैं छोटा नंबर देता हूँ, अगर मुझे 2 का और 5 का HCF निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली फैक्टर्स निकालेंगे, है ना। तो ये बहुत ही छोटा नंबर हो गया, मैं ले लेता हूँ 45 का और 9 का, है ना, 9 का। इसका मुझे HCF निकालना है। तो 45 के मैं सारे फैक्टर लिखूँगा, 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, 15 है और फिर 45 है। ये फैक्टर्स है, आप निकालेंगे तो दिख जाएगा ना। अच्छा, इसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा, राइट। तो मुझे देखो ये जो है ना फैक्टर मैंने निकाल लिया, ये फैक्टर हो गया मेरा। फिर मैंने क्या लिया, कॉमन। तो ये मेरा कॉमन फैक्टर, ये भी काम मैंने कर लिया। अब इसमें से मैं क्या करूँगा, हाईएस्ट मैं लूँगा, राइट। तो हाईएस्ट कौन सा है, ये वाला है ना। तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 45 और 9 का जो HCF होगा वो 9 होगा, ठीक है ना। तो चलिए, अब ये एक्चुअल में HCF होता है। हम इसको निकालते कैसे हैं, हम इसको निकालते हैं, हमारे पास एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड है। तो चलिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड से मैं निकालता हूँ, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से मैं निकालता है ना। तो 72 को मैं अंदर रख लेता हूँ और आपको मालूम है भाग जैसे देते हैं हम वैसे ही देते हैं। कितनी टाइम चला जाएगा, 1 टाइम, है ना। 27, सॉरी 1 टाइम नहीं जाएगा, 2 टाइम जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 54, 12 में से 4 गया 8, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 में से 5 गया ये। तो अब फिर क्या करते हैं, ये आपको आता है ना, ये आपको ऑलरेडी आता होगा, आपने नीचे क्लासेस में सीखा है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है हम इस 27 को यहाँ पे उतारते हैं, है ना। और कितनी बार ले जाएंगे, 18, 1 जा, ये 1 टाइम ही जाएगा अब तो ये क्या यहाँ पे क्या जाएगा, 9। तो अब इस 18 को मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ, है ना। तो 9 2 जा 18। अब ये पूरा कट गया, मीन्स यहाँ पे 0 आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ, इसी को हम बोलते हैं ना कि ये हमारा जो होता है यही क्या होता है, यही तो HCF होता है हमारा, यही HCF होता है ना। तो मैं बोल सकता हूँ 9 एक ऐसा नंबर है जो 27 को भी डिवाइड करेगा और 72 को भी डिवाइड करेगा। और ये 9 के अलावा भी बहुत सारे नंबर है। देखिए 3 भी डिवाइड करेगा, इसको भी और इसको भी, है ना। 1 भी डिवाइड करेगा। लेकिन 9 जो है ये बड़ा से बड़ा नंबर है, बड़ा से बड़ा फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। अब 9 से बड़ा आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। तो असल में मैं अगर आपसे पूछूं कि हमने ये पहले तो ये तरीका क्यों लिया, और दूसरी चीज़ इसी को हमने HCF क्यों माना, तो ये चीज़ जो हमने डिराइव की, ये चीज़ असल में आया कहाँ से है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से आया ना। ये एल्गोरिथम क्या कहता है, A = BQ + R, जहाँ पे R इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये जो है ये कंडीशन होना चाहिए, है ना। ये कंडीशन होगा तब ये एल्गोरिथम से आप किसी नतीजे पे आ सकते हो। अदरवाइज ये कंडीशन फॉलो नहीं करोगे, बिना इसको फॉलो किए हुए अगर ये लिख दोगे तो आप इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हो। तो चलो इसी को मैं स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 एल्गोरिथम लिखता हूँ ना। तो पहला स्टेप, ये आप देखिए, पहला स्टेप में अगर मैं लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये Q हो जाएगा और ये R हो जाएगा, है ना। ये अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा मेरा। मैं लिख दूँ फर्स्ट स्टेप में, तो फर्स्ट स्टेप मेरा कहता है 72 = ये B। तो B कितना है हमारा, देखो पहले मैं A = मैं लिख देता हूँ, A = BQ + R, राइट। उसी को मैं, तो ये हमारा A, ये हमारा B कितना है 27 × कितना 2 + R कितना आया है 18। जाहिर सी बात है ये अब डिवाइड नहीं हो रहा था तो 18 हमारा है। अब उसके बाद अगला स्टेप में हमने क्या किया है, किसको लिया है, इसी 27 को हमने दूसरे स्टेप में लिया है ना।
तो ये 27, अब ये जो b था आप क्या बन गया अगले स्टेप में हमारा a बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप 27 को आप भाई 72 को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, तो 27 को भी तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये जो है चीज़ आपके पास ये दिख रहा है बेटा, ये मेरा है ना, ये तो 18 इंटू 1, यहाँ से 18 इंटू 1 प्लस में क्या लगाना चाहिए, 9 लगाना चाहिए। ओके, अब तीसरे स्टेप पे आते हैं। तो तीसरा स्टेप क्या कह रहा है, क्या यहाँ पे 18 जो है ये आ जाएगा हमारा तीसरा स्टेप पे। देखो ये सॉरी 18, हाँ ये आप देख सकते हो कि ये जो है यहाँ से ये पहला स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा, है ना। तो 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू यहाँ पे 9, ये दिस इज 9 इंटू 2 प्लस 0, 9 इंटू 2 प्लस 0। अब क्लास 10th में आपको बोला जाएगा कि एक्चुअल डिवीजन से आपको एचसीएफ नहीं निकालना है, बल्कि डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए आपको एचसीएफ निकालना है 72 का और किसका, 27 का। तो आप इस तरह से करेंगे और एचसीएफ आप किसको मानेंगे, इस 9 को मानेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये 9 को ही आपने एचसीएफ क्यों माना, जिस तरह से मैंने यहाँ पे सवाल किया था कि इस 9 को आपने एचसीएफ क्यों माना। तो आपको बताया जाता है कि जब लास्ट में डिवाइड हो जाए, ये 0 आ जाए, तो जो आपका डिवीज़र होता है वही आपका एचसीएफ होता है। असल में एचसीएफ का मतलब मैंने क्या बताया था कि वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, यानी बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर। तो अब देखो ये स्टेप को हमें समझने की कोशिश करनी है ना, इस चीज़ का अब यहाँ पे यूज़ हो रहा है कैसे, देखिए मैं अगर बोलता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे ना 0 होता, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो ये अगर 0 होता बेटा, अगर मैं मान लो एनी हाउ ये 0 नहीं आएगा, ये दोनों होगा तो ये यहाँ पे 0 नहीं है, लेकिन मान लो सपोज दैट ये अगर 0 होता तो मैं बोल सकता था ना कि 72 जो है 27 को डिवाइड कर देगा और 2 भी डिवाइड कर देगा, यानी 72 जो है सॉरी देखो 27 भी डिवाइड करेगा इसको और 2 भी डिवाइड करेगा। अगर ये 0 हुआ तो 0 नहीं है, तो अगर ये 0 होता तो मैं बोल सकता था कि 27 इसको डिवाइड करेगा तो 27 इसका क्या होता, 72 का फैक्टर होता। तो 27 72 का फैक्टर है और 27 खुद का भी फैक्टर है, तो 27 ही क्या आ जाता है, एचसीएफ आ जाता है, सबसे बड़ा फैक्टर। लेकिन चूंकि यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पर तो 18 है, तो ये जो हमारा कंसिडरेशन है ये तो फेल हो गया। तो हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इस 27 को भी डिवाइड कर दे, देखो ये 27 है ना पूरा, इस 27 को भी डिवाइड कर दे और इस 72 को भी डिवाइड कर दे। ये क्या है, ये एक्सेल में 72 ही तो है, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ BQ + R के फॉर्मेट में। तो अब हम इसको ना फिर से अगला स्टेप ऐसा करने की कोशिश करेंगे, अब पता करेंगे कि 27 को ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड कर दे और 27 को भी डिवाइड करे और 72 को भी। 27 मतलब सिर्फ इतना, 72 मतलब ये पूरा, राइट। तो देखो 27 को 18 इंटू 1, तो अगर मान लो यहाँ पे 0 होता थोड़ी देर के लिए, ये अगर 0 हो जाता, ये अगर 0 हो जाता तो मैं बोल सकता था ना, ये अगर 0 होता तो मैं बोल सकता था ना 18 जो है वो 27 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और अगर 27 को डिवाइड करेगा तो इस पूरे नंबर को भी डिवाइड कर देगा, है ना। ध्यान दो, अगर 18 जो है 27 को डिवाइड कर देता, यहाँ पे अगर 0 होता तो 100% 18 27 को डिवाइड कर देता। और अगर 18 27 को डिवाइड कर देता बेटा, तो आप देख सकते हो कि 18 फिर इस नंबर को भी डिवाइड कर देता। और ये नंबर क्या है, ये नंबर ये ऊपर वाला ये 72 तो है, तो मैं बोलता है 18 जो है 27 को भी डिवाइड कर दिया और 72 को भी डिवाइड कर दिया, तो इसलिए 18 जो है हमारा एचसीएफ है। ये देख लो पहले, ये अगर मैंने बोला 18 जो है इसको डिवाइड कर दे, मान लो x टाइम, ये 2 आ गया प्लस ये भी कट गया, पूरा डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, आप समझ सकते हो ना बेटा। देखो ये सिंपल सी बात है, इसको अगर 18 को अगर इसको डिवाइड करता तो मैं ऐसे लिख सकता था ना, तो 18 को तो कर ही देगा, और इसको भी अगर करता तो ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाता है 18 से 72। तो मैं बोलता है 18 जो है वही जो है कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। तो 18 जो है 27 को डिवाइड क्या कर रहा है, यहाँ पर तो 9 आ रहा है। तो अब आगे फिर ऐसा सोचते हैं कि क्यों ना 18 को ही डिवाइड करके देखें, कि ऐसा नंबर मिले जो 18 को डिवाइड करे, राइट। तो अब जो 18 को डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे देखो 18 को कौन डिवाइड कर रहे हैं, 9 इंटू 2। अब देखो यहाँ पे फाइनली 0 आ गया है। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि 9 एक ऐसा नंबर है जो 18 को डिवाइड कर रहा है, और अगर 18 को डिवाइड करेगा बेटा तो इस नंबर को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। ये देखो 9 क्लियरली दिख रहा है 18 को डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0, 2 टाइम्स में डिवाइड करेगा। तो अगर 18 को डिवाइड कर रहा है तो इसको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, सिंपली करेगा ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपली 18 इंटू 1 प्लस 9 अपॉन में 9, तो ये क्या हो जाएगा 18
इंटू 1 अपॉन में 9 प्लस 9 अपॉन में 9, ये क्या हुआ, कट गया, ये क्या हुआ 2 और यहाँ पे क्या है 1, यानी 3 आ जाएगा आंसर। तो 9 जो है इसको डिवाइड कर रहा है, यानी 27 को डिवाइड कर रहा है। और अगर 27 को डिवाइड कर रहा है तो देखो फिर इसको भी डिवाइड कर देगा, ये 27 इंटू 2 प्लस 18। देखो सिंपली सी बात समझो, 9 18 को डिवाइड कर रहा है तो 27 को भी डिवाइड कर देगा। इस फॉर्मेट को देखो, इस फॉर्मेट को। और अगर 27 को डिवाइड कर रहा है तो फिर इस नंबर को भी डिवाइड कर देगा, क्योंकि ये नंबर में है क्या 27 इंटू 2 प्लस 8 है, तो ये 9 से डिवाइड हो रहा है। 9 3 जा, ये 2 इसकी जगह पे आ गया और प्लस 9 2 जा 5 आ गया। तो 9 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, यानी 27 को भी डिवाइड कर रहा है और 72 को भी डिवाइड कर रहा है। तो इस लॉजिक से हम हम किस रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं? इस लॉजिक से हम पहुंच रहे हैं कि इन दोनों का, इसका और इसका हम क्या निकाल पा रहे हैं, इसका और इसका। ये हमारा A है और ये हमारा B है। A और B का मैं क्या निकाल पा रहा हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको फिर से आप गौर से देखिए, एक बार फिर से पॉज करके वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और अपने से लॉजिक बनाने की कोशिश करिए, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सी बात है। चलो एक बार फिर से बता देता हूँ। 72 को अगर ये 27 डिवाइड कर देता, यहाँ पे 0 होता, तो 27 को भी डिवाइड करता, 72 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 72 और 27 का 27 होता, लेकिन नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि क्यों ना एक ऐसा नंबर ढूंढे जो इसको पूरे को पूरे डिवाइड कर दे। पूरे का पूरा कौन डिवाइड करेगा भाई? जो 27 को भी डिवाइड करे, जो 18 को भी डिवाइड करे, तभी तो ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो हमने 27 को डिवाइड करने की कोशिश की। कौन कर रहा है? 18 से ही करने की कोशिश की। तो 18 इंटू 1 प्लस 9 आ रहा है। तो समझ में आया कि नहीं, 27 18 को तो डिवाइड नहीं कर रहा है क्योंकि 9 बच रहा है। तो अब हम फिर कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो 18 को डिवाइड करे। और कौन डिवाइड करे? अगर 9 डिवाइड कर दे तो 9 18 को भी डिवाइड कर देगा और इस 9 को भी, यानी 27 को डिवाइड करेगा। और 27 को डिवाइड करेगा तो इस 72 को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे देखो, तो वो हमें मिल गया है 9 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे 0 आ गया, तो फिर ये 9 ही ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी। इसका मतलब 27, इसका मतलब 27। तो ये 72 और 27 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ, यानी यही क्या हुआ हमारा, दिस इज अवर HCF, ठीक है। तो इस एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम से हम जो है HCF तक पहुंच गए। और मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि एक ऐसा स्टेटमेंट है, आप किसी भी नंबर को इस फॉर्मेट में लिख लेंगे और ये कंडीशन को फॉलो करेंगे तो इससे आप जो है किसी न किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं। और वो रिजल्ट हम कहाँ पे पहुंच गए? HCF पे पहुंच गए, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? चलिए, अब इसके बाद है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। तो इसको भी हम देखते हैं। इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या था कि कोई भी नंबर जो होता है वो असल में प्राइम नंबर होते हैं, और जो कंपोजिट नंबर होता है वो प्राइम नंबर के ही मल्टीप्लिकेशन से बनता है। यही थ्योरम था ना। तो अब इसी को हम HCF कैसे निकालते हैं, एक्चुअल में LCM कैसे निकालते हैं उसमें देखेंगे। HCF में तो ये लॉजिक काम आ गया हमारा। अब LCM को जरा देखते हैं। और फिर LCM और HCF का मल्टीप्लाई होता है, और उस मल्टीप्लाई में हम जो है ना, आप देखेंगे। देखिए, ये आपका एक थ्योरम है कि आप LCM कैसे निकालते हो। तो अगर मैं बोलता हूँ कि 25 और 35 का LCM निकालिए, तो आप क्या करते हो? सिंपली बताइए। आप जो है एक काम करते हैं कि पहले 2 से डिवाइड करते हैं। चलिए मैं निकाल देता हूँ फटाफट, है ना। 5 से जाएगा, हाँ 5 से जाएगा। 5 5 जा, 5 7 जा, फिर क्या होगा? 5 1 जा, 5 ये 7 तो वैसे ही उतर जाएगा, और फिर 7 ये। तो LCM क्या आया? 5 इंटू 7, ये आया कि नहीं आया? अब ये चूँकि बचपन में हम ये सारी चीज़ें सीखे होते हैं ना, लेकिन 10th में हम ये पता कर रहे हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है ना। इस लॉजिक को हम समझेंगे। तो चलिए मैं इस लॉजिक को आपको कंक्लूड करता हूँ कि देखिए LCM क्या होता है। पहले LCM को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। तो मैं आपको इसी का डिटेल दिखाता हूँ ना, कि 25 और 35, राइट। LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बताने की चीज़ें नहीं है। मल्टीपल निकालना है, फिर कॉमन लेना है, फिर लोएस्ट ले लेना है। तो मल्टीपल 25 का पहला मल्टीपल तो 25 ही होगा, इंटू 1 करेंगे 25। टेबल पढ़ते जाइए बस, है ना। फिर क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? जो है 100 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? 125 आ जाएगा, है ना। अच्छा 25 7 175, फिर जो है 150 आ जाएगा, फिर 160
75 आ जाएगा, फिर 200 और इस तरह से। ये तो कभी रुकने वाला है नहीं, है ना। किसी भी नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल होते याद रखिएगा, बट इनफाइनाइट फैक्टर नहीं होते। 35 तो ये पहला जो होगा वो 35 ही होगा, दूसरा 70 होगा, तीसरा 105 होगा, चौथा क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा, और पांचवा क्या हो जाएगा 175 हो जाएगा, छठवां क्या हो जाएगा, इसमें 35 ऐड कर देंगे तो 210, और इस तरह से ये भी इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो देखो अब हम एक काम करते हैं, लोवेस्ट आगे अगर मैं जाऊंगा ना तो मल्टीपल में निकालते जाऊंगा। मल्टीपल मैंने निकाल लिया, कॉमन अगर पकड़ूंगा तो बहुत आगे तक मैंने निकाल लिया, तो कॉमन बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन मैंने बहुत आगे तक निकाला ही नहीं है ना, मैं अपनी मतलब की चीज़ तक ही बस निकाला हूँ। तो यहाँ पे देखो इसमें भी 175 है और इसमें भी 175 है, क्या ये दोनों कॉमन नहीं है? कॉमन है। मैंने मल्टीपल निकाला, कॉमन भी निकाल लिया। अच्छा, इससे भी और छोटा कोई कॉमन दिख रहा है क्या? कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यही सबसे हमारा लोवेस्ट भी है, राइट। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है ना। इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ 175, आप करके 5 × 5 × 7 करेंगे 175 आएगा। लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके से हम डिवाइड कर करके एलसीएम कैसे निकाल ले रहे हैं। ये तो चलो, ये तो समझ में आ रहा है ना, ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन किसी भी नंबर का आप इस तरह से तो एलसीएम नहीं निकालेंगे ना, तरीका यही अपनाते हैं। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। तो चलिए देखते हैं इसको, यहीं पे देख लेते हैं ना इसी नंबर का। तो देखो मैं क्या करूँगा, 25 के सारे फैक्टर कर देता हूँ, ठीक है। 25 के फैक्टर, तो 25 का फैक्टर क्या होगा 5 × 5 होगा ना बेटा। अच्छा, अब जो है 35 का फैक्टर क्या होगा, 35 का फैक्टर होगा 5 × 7 होगा, है ना। ये क्लियर है मेरी बात। अब देखो मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि मैं 25 और 35 का कॉमन मल्टीपल निकालना चाहता हूँ, ऐसा नंबर जो 25 से भी डिवाइड हो और 35 से भी डिवाइड हो। तो मैं कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा और मैं बोलूँगा कि देखो ये एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जो 25 से भी डिवाइड होगा और 35 से भी डिवाइड होगा, कॉमन मल्टीपल आ गया। लेकिन लोएस्ट है क्या, सबसे छोटा है क्या, ये ज़रूरी नहीं है। तो मैं इसको छोटा बना देता हूँ ना, बिल्कुल सिंपली मैं इसको छोटा बना देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि ठीक है, इस 25 में क्या क्या है 5 × 5 × 5 × 7, भाई ये चीज़ और ये चीज़ एक ही तो है। अब ये अभी भी ये 25 से भी डिवाइड हो जाएगा और 35 से। तो मैं अब इसमें क्या चीज़ें निकाल सकता हूँ कि निकालने के बाद भी ये 25 से डिवाइड और 35 से। तो आप देख सकते हो, चलो ये 25 से डिवाइड हो जाएगा, क्या मैं इसको निकाल देता हूँ तो 25 से डिवाइड नहीं हो जाएगा? अगर मैं इसको मिटा देता हूँ, देखो चलो इसको नहीं मिटाता हूँ मैं, इसको तो वैसे ही रहने देता हूँ मैं, है ना, इसको तो वैसे ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे मैं जो लिखता हूँ वो 5 × 5 × 5 × 7 करता हूँ, और मैं इसको 25 से डिवाइड करूँगा, लेकिन एक 5 को निकाल दूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस 5 को निकाल देता हूँ, चलो मैं मिटा देता हूँ, है ना। तो बताओ ये अब जो नंबर बना है क्या ये 25 से डिवाइड नहीं हो रहा है? हो रहा है साफ साफ, ये देखो ऊपर 25 नीचे 25, डिवाइड करेंगे 7 आएगा ना। ओके, 25 से चेक हो गया। अब इसी नंबर को मैं 35 से भी डिवाइड करके देखता हूँ, 5 × 5 × 7, 35 से भी डिवाइड करता हूँ। तो क्या ये नंबर 35 से डिवाइड हो रहा है कुछ निकालने के बाद भी? चलो पहले तो असल में तो ये ऐसा था ना, असलियत में तो ऐसा था ये नंबर 5 × 5 × 5 × 7 ऐसा था। तो मैं इसमें से कुछ निकालूं, जो इसमें से इधर से निकाला था वही इधर से भी निकालूं। चलो एक 5 को निकाल देता हूँ, उधर भी निकाला था इधर भी। तो क्या ये जो नंबर बच रहा है क्या ये 35 से डिवाइड नहीं हो रहा है? हो रहा है, देखो ये इससे कट गया, 5 आ गया। तो प्रूव हो रहा है ना कि ये जब इसमें से अगर एक 5 को निकाल भी देता हूँ तो क्या हो रहा है, तो भी ये 25 और 35 से दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो असल में हो क्या रहा है, असल में आप इस दोनों 5 को, इसमें भी एक 5 है और इसमें भी एक 5 है, इन दोनों को मिला के आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एक 5 बना देते हो। और यही चीज़ वहाँ जो एलसीएम आप फैक्टराइजेशन से निकालते हो, इन दोनों 5 को आपने मिला दिया, यही चीज़ आप यहाँ पे करते हो, है ना। देखो क्या करते हो, आप 25 का एक फैक्टर ले रहे हो और 35 का भी वही फैक्टर ले रहे हो। देखो 35 के फैक्टर में भी 25 आता है ना, और 25 के भी फैक्टर में 5 आता है ना। तो आप दोनों का फैक्टर एक ही बार ले रहे हो, यहाँ 5 ही ले रहे हो सिर्फ। लेकिन जब यहाँ पे आप इसका फैक्टर निकाल रहे हो तो ये 5 दो बार आ रहा है, एक फैक्टर इसका एक फैक्टर इसका। फिर दूसरी बार क्या कर रहे हो ये 5, राइट। तो अब ये जो 5 है ये किसका फैक्टर है, ये सिर्फ 25 वाला फैक्टर है, 35 वाले में है ही नहीं। तो देखो यहाँ पे अब मैं अगर आपको बोलूँ कि ठीक है
देखो आपने एक 5 ले लिया, इसका भी वो फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है, तो आप यहाँ पे तो 2 5 दिख रहा है ना बेटा, आपने दोनों को क्या बना लिया, सिर्फ एक 5 बना लिया, ये मान लिया है। ये 5 25 जा 5 7 जा, आपने दोनों का फैक्टर सिर्फ एक ही बार लिया है। लेकिन यहाँ पे जब दूसरा फैक्टर लिया है तो वो सिर्फ 25 का ही है, इसका नहीं है। देखो ये नहीं कटा है, तो दूसरा फैक्टर आपने ये वाला लिया है। और उसके बाद जो 7 लिया है वो किसका फैक्टर है, जो 7 लिया है वो 35 का फैक्टर है ये। तो आपने ये चाहे इस तरह से निकालो या चाहे इस तरह से निकालो, बात वही हो गई। तो असल में जो हम ये तरीका से एलसीएम निकालते हैं वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के तरीके से आ रहा है। ये कहानी समझ में आई आपको, वेरी सिंपल है ना। चलो अब इसके बाद एचसीएफ आप सीख लिए। फिर से एक बार बता दूं, बताने की ज़रूरत तो कुछ मुझे नहीं दिख रही। चलो दूसरा नंबर करके दिखा देता हूँ, है ना, कुछ दूसरा नंबर, एक और नंबर करके देख लेते हैं फटाफट। कोई नंबर सोचिए फटाफट आप, कौन सा नंबर आप लेते हैं, कुछ ऐसा नंबर लीजिएगा जो आसान हो, जल्दी जल्दी एलसीएम निकल जाए उसका। चलो 45 एक ले लेते हैं और दूसरा क्या लें, दूसरा ले लेते हैं 50, है ना, लंबा जाएगा लेकिन फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मैं एलसीएम निकालता हूँ, लेकिन थोड़ा सा 45 एक ले लिया और नहीं 45 में एक मैं ले लेता हूँ 48 और दूसरा ले लेता हूँ 54, है ना, ताकि आपको अब और ज़्यादा क्लियरली समझ में आए। तो चलो मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ। सबसे पहले 2 से देखेंगे कितनी बार चला जाएगा, 2 2 4 और 2 4 जाए ना, ये 28 टाइम चला जाएगा ना। ठीक, अगला क्या, 2 1 जा 2, हाँ 7 टाइम्स, 27 टाइम्स जाएगा। उसके बाद ये 12 फटाफट में कर लेता हूँ, ये नहीं जाएगा। फिर 2 6 जा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर 2 3 जा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर 3 1 जा 3 9 जा, फिर ये 1 ऐसे ही रहेगा, ये 3, और फिर फाइनली ये। तो मैं फैक्टर क्या लिखूंगा, इसका जो एलसीएम होगा वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार है, और फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दूंगा, राइट। तो ये जो है मैं इसको फटाफट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ ना, इतना टाइम नहीं लूँगा मैं। तो ये जो है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 16 और 3 3 जा 9 9 इंटू 3 27 16 इंटू 27, ये जो है हमारा 16 इंटू 27, ये जो है 432 आ जाएगा, राइट। 432 ये आपका एलसीएम आएगा। यानी 432 वो ऐसा छोटा कॉमन मल्टीपल है जो इससे भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा। इससे बड़ा नंबर भी होगा जो दोनों से डिवाइड होगा, है ना, लेकिन वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से एक साथ डिवाइड होगा। अब मैं वही बात बोल रहा हूँ कि फिर से अगर मैं इसका मल्टीपल निकालने की कोशिश करूँ तो 45 का अगर मैं जो है फैक्टर करूँगा बेटा, है ना, 45 का अगर मैं फैक्टर करूँ तो क्या जाएगा, सॉरी 48 का, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू देखो मैं इधर 48 का कर देता हूँ ये, तो 24 12 6 और ये। तो 48 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 को 4 टाइम्स, ये 2 को मैंने 4 टाइम्स लिया इंटू 3, ये क्या नंबर है, ये जो नंबर है यही हमारा 48 है, ठीक, इंटू। अब 54 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3, देखो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 27 हुआ, इंटू 2 कर सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये जो नंबर बनेगा हमारा ये 54 बनेगा। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों का एक मल्टीपल मुझे चाहिए, तो इन दोनों का मल्टीपल क्या ये हो सकता है क्या, 48 मल्टीप्लाइड बाई 54, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ ना बेटा, इसको 48 भी डिवाइड करेगा और 54, ये जो नंबर है इसको 48 भी डिवाइड करेगा और 54 भी, लेकिन क्या इससे छोटा नंबर भी हमें मिल सकता है क्या, पॉसिबल है, तो हम जरूर। तो ये देखो ये मैंने 48 को लिखा है मल्टीप्लाइड बाई 54 को लिखा है, तो अब मैं इन दोनों नंबरों को ये ले लेता हूँ मैं और फिर चेक करूँगा, छोटा करूँगा, है ना। तो देखो यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ये हो गया हमारा। अब मैं इसको आपको डिवाइड करके चेक करते हैं कि क्या ये 48 से डिवाइड हो रहा है, तो 48 क्या होगा, 48 यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें से क्या नंबर मैं निकाल सकता हूँ? आप सोचो कि ये जो है इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए, दोनों से डिवाइड होना चाहिए ना। चलो दूसरे वाले को मैं इधर रख लेता हूँ या ऊपर ही रख लेता हूँ, है ना। ये फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, और इसको अब किससे डिवाइड करूँगा मैं? इसको इस नंबर से डिवाइड करूँगा, है ना। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ये। तो अब मुझे ऐसा इसको छोटा करना है। देखो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दिख रहा है ना 48 इंटू 54। तो ये जो पूरा है ये क्या है? 48 इंटू 54। ये भी पूरा क्या है? 48 इंटू 54। और ये क्या है? ये 48 है और ये 54 है। लेकिन मुझे जो है इतने बड़े नंबर नहीं चाहिए, इससे छोटा नंबर से भी 48 और 54 डिवाइड हो सकता है, तो मुझे वही निकालना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप देख लो, यही नंबर घूम फिर के आएंगे आपके सामने। 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, और 2 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। तो अगर मैं सिर्फ इस 2 को निकाल देता हूँ, इस 2 को देखो जरा, है ना, तो ये वाला ऊपर वाला नंबर क्या नीचे वाले नंबर से डिवाइड हो? देखो यहाँ पे 2 था, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे, लेकिन बड़ा सा कर देता हूँ इसको। ये 2 को मैं निकाल चुका हूँ, है ना, इस 2 को मैं निकाल चुका हूँ। क्या इसके निकालने से इस नीचे वाले नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो ये 3 3 से 3 3 कट जाएगा, एक 2 से एक 2 कट जाएगा, हो जाएगा डिवाइड। अब ऊपर वाले नंबर में से भी मैं 2 को निकालता हूँ, ये मैं इसको निकाल चुका हूँ, राइट। तो क्या ये डिवाइड हो रहा है इससे? यस। 1 2 2 2 3 4, 2 जो है वो 4 बार है ना, इधर भी क्या है? 4 बार। तो ये देखो ये इससे कट गया, 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 डिवाइड तो हो गया। यानी इस 2 को निकालने के बाद भी ये नंबर हमारा डिवाइड हो जा रहा है। तो फिर इतने बड़े नंबर से डिवाइड करने की क्या जरूरत? क्योंकि हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए ना, तो ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया। इस 2 को निकालिए, इस 2 को निकालिए। तो देखो अब अगर आप मैच करोगे तो ये आपके सामने ये नंबर और ये नंबर बिल्कुल बराबर आएंगे। अब वो जो एक 2 हमने निकाला है वो कहाँ पे निकाला है? वो आपने यहाँ पे निकाला है बेटा। ये देखो ये जो 2 आपका है वो इसमें से भी है और इसमें से भी, लेकिन आपने कितनी बार लिखा है? एक ही बार। ये जो 2 है सिर्फ 24 से आया, ये जो 2 है 12 से आया, ये जो 2 है 6 से आया है ना। लेकिन ये जो 2 है इन दोनों से आया, लेकिन आपने लिखा कितनी बार है? सिर्फ एक बार। इसलिए हमने एक 2 को क्या कर दिया? गायब कर दिया। तो आई होप कि 2 एग्जाम्पल दे दिए, आप समझ गए होंगे, है ना। अब चलिए नया हमारा जो यही चीज़ है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसी का एक आपके पास फॉर्मूला है जो आप नीचे के क्लासेस में पढ़े हैं कि LCM इंटू HCF जो होता है किसी भी 2 नंबर का, वो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर इज इक्वल टू LCM और HCF होता है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो अब हम इस चीज़ को समझेंगे। LCM इंटू HCF, राइट, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। यानी 2 नंबर का भाई जब LCM HCF निकालोगे तो 2 नंबर लोगे ना, तो उन दोनों नंबर का LCM ले लो, मल्टीप्लाइड बाई HCF कर लो, इज इक्वल टू उन्हीं दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर आता है। तो पहले तो इसको एक वेरिएबल के फॉर्म में समझ लेते हैं हम कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है A और दूसरा नंबर है हमारे पास AB, है ना। ये मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो इधर क्या आना चाहिए? इनका HCF मल्टीप्लाइड बाई HCF आना चाहिए ना। तो चलो ये नंबर का पहले मैं LCM ले लेता हूँ। तो LCM क्या आएगा? आपको पता है LCM बेटा AB आ जाएगा। क्यों? देखो AB से AB भी डिवाइड हो जाएगा और AB से AB डिवाइड हो जाएगा। तो LCM का मतलब क्या होता है? दोनों नंबर इससे डिवाइड हो जाने चाहिए, हो रहा है। HCF क्या होगा? LCM ले लिया इंटू HCF। HCF क्या होगा? सबसे छोटा कॉमन फैक्टर। A का सबसे छोटा कॉमन फैक्टर क्या होगा? A ही होगा। और AB का सब कॉमन फैक्टर एक फैक्टर क्या होगा? A होगा। देखो A और इसमें A इंटू B, तो अगर दोनों का कॉमन फैक्टर निकालूंगा तो A आएगा ना। तो यहाँ पे मैंने HCF ले लिया। अब इन्हीं दोनों नंबरों का मैं क्या कर देता हूँ? मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो एक नंबर है हमारे पास AB और दूसरा नंबर है हमारे पास A। तो देखो LCM इंटू HCF मल्टीप्लाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये तो चलो एक कॉमन वे था, है ना, समझाने का। असल तरीका क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। तो मैं इसी नंबर को लेता हूँ, है ना, क्योंकि ये चलो अच्छा नंबर है। तो 48 और 54, ठीक है।
40 और 8 और 54 का जो एलसीएम आएगा, एलसीएम तो ये नंबर आएगा है ना, जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा मेरे ख्याल से वो जो है 2 आना चाहिए ना, देख लेते हैं फटाफट, 2 आना चाहिए। 48 1 टाइम जाएगा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 6 हो जाएगा, 8 नहीं 6 होगा क्या, हाँ ठीक है 6 होगा, 6 होगा, तो दोनों का एचसीएफ जो होगा 6 होगा। तो चलो इसी नंबर को मैं लेता हूँ है ना, तो पहले मैं इन दोनों वही लिखता हूँ, ये फार्मूला का लिखता हूँ, और यही नंबर मेरे पास रहेंगे, एक 48 हैगा और एक 54 होगा। तो पहले मैं इनका एलसीएम लिखता हूँ। एलसीएम कितना है बेटा, 432 आया है, राइट, 432 इंटू, और एचसीएफ अभी क्या आया 6 आया, किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 48 इंटू 54 के बराबर होगा। अब जो है इसको मुझे डिराइव करना है, ठीक है, कि ये कैसे होगा। तो देखो 432 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये भाई ये चीज़ मैंने कहाँ से निकाला था, इनके मल्टीपल से ही तो निकाला था, कॉमन मल्टीपल से, समझ में आया भाई। इन दोनों नंबरों को मैंने मल्टीप्लाई किया था, उसमें से एक 2 को गायब कर दिया था। तो चलो मैं एलसीएम लिख लेता हूँ ऐसे, 2 इंटू 4 बार 2 है ना, 3 इंटू 3, ये क्या हो गया बेटा, ये जो है आपका हो गया व्हाट, ये हो गया एलसीएम। अब एचसीएफ ले लेते हैं, तो एचसीएफ क्या है 6 है, 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अब 48 इंटू 54 इसको मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो इसका एचसीएफ 6 8 6 48 और 6 9 54, ठीक है। तो अब इसको मैं लिखता हूँ, 48 को मैं कैसे लिखूँगा, 48 को मैं लिखूँगा 2 इंटू 3, ये लिखूँगा ना मैं। 48 को मैं क्या लिखूँगा, 2 इंटू 3, और 54 को क्या लिखूँगा, ये मैं हटा देता हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल मेरे पास। 54 को मैं लिखूँगा 4 टाइम्स 2 54 48 में 4 टाइम्स 2 48 इंटू 54 में हाँ 4 टाइम्स 2 होगा, 2 इंटू 3। नहीं, ये जो है हमारा 48 जो हो गया, ये हमारा 8 लिखे 24, अच्छा एक और 2 रहेगा ना यहाँ पे, ये हमारा हो गया 48, ठीक है। अब इसमें जो है मैं ऐड कर रहा हूँ किस चीज़ को, अब मैं ऐड कर रहा हूँ 54 को, तो 54 का मैं चलो यहाँ से फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, आपको दिख जाएगा है ना। तो 2 27 हो गया, फिर 3 9 जा, 3 3 जा, और 3 1 जा, तो ये सारी चीज़ें मैं लिखना पड़ेगा मुझे है ना। तो 3 कितनी बार है, 3 जो है 3 बार है ना, तो चलो मैं इसको 3 बार पहले 3 को ही ले लेता हूँ, और 2 कितनी बार है, 1 बार है। अब देखो आप देख लो, ये नंबर और ये नंबर बराबर होने चाहिए, काउंट कर लो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, इसमें देख लो 1 2 3 4 5। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, इसमें कितनी बार है, 1 2 3 4। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, आ गया कि नहीं आया, आ गया। अच्छा क्यों आया ये भी ज़रा समझ लेते हैं ना। देखो ये एलसीएम में आप जो क्या ले रहे थे भाई, एलसीएम में वही पूरा का पूरा नंबर ही तो, ये 48 इंटू 54 यही तो आपने मल्टीप्लाई किया था ना बेटा। तो आपने जो मल्टीप्लाई किया था, सिर्फ आपने क्या छुपा दिया था, 2 को छुपा दिया था, ठीक है ना। उसमें से भी आपने क्या निकाल दिया था, यहाँ पे ये जो नंबर था आपका क्या था, ये वही नंबर था, दोनों का मल्टीप्लाई, तो आपने एक नंबर निकाल दिया था। और फिर जो एचसीएफ ले रहे हो ये चीज़, तो एचसीएफ में आप फिर वही से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, इस वजह से ये दोनों आपका क्या आ गया है, बराबर आ गया है ना। तो यहाँ से ये चीज़ डिराइव हो रहा है कि एलसीएम इज टू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एनी नंबर, है ना। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, आप इसको फिर किसी 2 नंबर को लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। चलिए इसके बाद हमारा तीसरा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक हो गया इस लेक्चर का, हम एचसीएफ कैसे पता करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हम एलसीएम, फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ये हमने पता किया। अब जो हमारा आता है कि रेशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में आपको पहले से कुछ चीज़ें तो पता ही है कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, ये आपको क्लास 7-8 से ही पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो चलो उसको भी, ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग।
तो रेशनल नंबर को हम असल में p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, p और q इंटीजर होना चाहिए और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ तक तो हमने सीखा ही है क्लास 8 तक। क्लास 9 में हमने क्या सीखा था कि भाई रिपीटेशन हो, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो रिपीटेशन होना चाहिए, राइट। और अगर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो 9th में अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपको इसको अलग से पढ़ लीजिएगा, रेशनल इरेशनल नंबर। देखो सिंपल सी बात है, जो रेशनल नंबर होता है ना बेटा, जो रेशनल नंबर होता है वो सिंपल सी बात है, रेशियो के फॉर्म में होना चाहिए। कोई भी नंबर ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। अगर आप 4 लिख रहे हो ना तो असल में 4/1 है, 4:1 के रेशियो में। सिंपल सी बात है ना। तो रेशनल नंबर है, जो भी नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया 6/9, आँख बंद करके कुछ भी लिख दूँ, अगर दोनों इंटीजर है तो रेशनल नंबर होने चाहिए। लेकिन अगर कल को किसी ने ऐसा लिख दिया कि √3/5, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। ये बात अच्छा इस क्यों नहीं है, ये 1.41 और इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगा। अपॉन में नीचे जो भी होगा तो हम असल में ना ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इस डेसिमल को हटाने के लिए मैं कितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूं। तो इसलिए ये चीज़ को हम सुलझा नहीं पाते, इसलिए इरेशनल। अब मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया कि 1.5 अपॉन में 2.5 आ गया, तो आप ये रेशनल नंबर बोलोगे कि इरेशनल, क्योंकि भाई दोनों इंटीजर नहीं है। इंटीजर नहीं है कोई बात नहीं, मैं इसको इंटीजर बना लेता हूँ, है ना, 10/10 से मल्टीप्लाई करके। क्यों, मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं तो 1 से कर रहा हूँ ना, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर के वैल्यू चेंज नहीं होते हैं। तो ये बन गया 15/25। अब असल में तो ये नॉन इंटीजर थे दोनों, मैंने क्या बना लिया, इंटीजर बना लिया। तो मैथमेटिक्स में ये सारे पॉसिबल चीज़ें हैं, तो ये असल में रेशनल नंबर ही है, राइट। अब इसको ना प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ करने का जो तरीका है ये बहुत ज़्यादा कोई उस तरह से लॉजिकल चीज़ नहीं है। ये एक कंट्रडिक्शन ही हम दिखाएंगे, है ना। हम एक प्रूवन स्टेटमेंट को लिखते जाएंगे और फिर हम कुछ अज्यूम कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको कंट्रडिक्शन दिखा देंगे। भाई जो हमने अज्यूम किया था वो तो बिल्कुल गलत निकला, तो इसलिए हमारा अजम्पशन ही गलत है, इसलिए ये नंबर ऐसा नहीं ऐसा है, राइट। तो सबसे पहले आपके सामने आएगा कि देखो ये √2 जो है ना, इसको प्रूफ करो कि ये इरेशनल नंबर है √2। तो आपको ऐसा लिख के आएगा कि प्रूफ √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये तो अब आप इसको कैसे प्रूफ करोगे, पहले ही आप इसको मान लोगे कि √2 को आप मान लोगे कि लेट √2 बी ए रेशनल, है ना। मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, रेशनल नंबर। और अगर रेशनल नंबर है तो भाई ये a/b के फॉर्म में होगा या p/q के फॉर्म में होगा, कुछ भी फॉर्म में होगा। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ इस्टेब्लिश कर देना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी जो नंबर होता है ना बेटा, जैसे आपने 100/500 लिखा, तो असल में तो ये 1/5 है ना, ये याद रखिएगा। इसी चीज़ को हम लेके ये प्रूफ कर पाएंगे, क्योंकि असल में 100/500 जो है वो 1/5 है। तो जब इसके ओरिजिनल फॉर्म में आप रखोगे तो आप जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। दोनों को प्राइम नंबर बन जाते हैं और दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। कोई भी नंबर दुनिया का ले लो, आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे होता है। मैं ये बोलता हूँ कि दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर जो होता है उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 होता है, राइट। तो आप बोलेंगे फटाफट कि सर ये देखिए तो ये 25/75, सर 5 है, इसका 25 है कॉमन फैक्टर। मैं बोलूँगा नहीं, असल में तो ये नंबर ऐसा नहीं है, असल में ये नंबर ऐसा है, ठीक है ना, असल में ये नंबर ऐसा है। तो अब बताओ इसका कॉमन फैक्टर क्या आया, 1 आया, है ना। तो मेरी बात प्रूव हुई। तो इस चीज़ को ही हम ध्यान में रखेंगे कि कोई भी रेशनल नंबर होता है उसका असल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर क्या होता है, वो 1 होता है ना। और इसी कंट्रडिक्शन को हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो ठीक है, √2 को हमने क्या मान लिया, एक रेशनल नंबर मान लिया, और रेशनल नंबर अगर है तो भाई वो a/b के फॉर्म में होगा, a भी इंटीजर होगा, b भी इंटीजर होगा, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, ये ऐसा a² b², ऐसा हो सकता है ना। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा a² b²। अब ये सारे अलजेब्रा के स्टेप हैं। फिर आप क्या कह सकते हो कि भाई 2b² इज इक्वल टू a², ऐसा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर b² इज इक्वल टू a²/2, ये स्टेप ये आएगा कि नहीं। असल में हमारा टारगेट है कि इस a को दिखाना है कि a का भी एक फैक्टर 2 है
और b का भी एक फैक्टर 2 है, जो कि होना नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। हमने ये मान लिया है कि एक रेशनल नंबर है और अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1। लेकिन हम दिखाएंगे क्या, प्रूफ कर देंगे कि नहीं दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 आ रहा है। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा भाई, अगर ये रेशनल होता तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आता, 1 आता। अभी हम प्रूफ कर देंगे नहीं, इसका भी कॉमन फैक्टर 2 है और इसका भी कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो अब देखो a स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अच्छा b स्क्वायर, b क्या हमने माना है, a और b इंटीजर होने चाहिए ना भाई, रेशनल है तो इंटीजर होना चाहिए, तो b स्क्वायर क्या होगा, इंटीजर। अब यहाँ पे एक चीज समझिए आप कि हम लिखेंगे इफ a स्क्वायर इज divisible by 2, then a is also divisible by 2। अब इस चीज को जरा समझ लीजिए कि अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। कैसे, देखिए 64 अगर मैं बोल रहा हूँ कि 8 से डिविजिबल है, तो 64 क्या होता है, 8 का स्क्वायर ही तो होता है ना बेटा। तो अगर 8 का स्क्वायर 8 से डिविजिबल है ना, तो 8 भी डिविजिबल होगा, सिंपल सी बात है। क्लियर है मेरी बात। मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ b स्क्वायर डिविजिबल है किससे, c से, तो b इंटू बी ही तो होगा, ये जो है ये b इंटू बी ही तो होगा, और c तो जाहिर सी बात है इसको डिवाइड करने के लिए किसी एक को तो कटाना पड़ेगा ना। तो यहाँ भी देख लो वही चीज़ है कि भाई अगर a स्क्वायर डिविजिबल है तो ये क्या होगा, a इंटू ए अपॉन में 2, और ये डिविजिबल है, ये पूरा नंबर डिविजिबल है, तो a को 2 से कटाना पड़ेगा ना, कटेगा तभी तो डिविजिबल है, तो यानी a भी डिविजिबल है फिर। क्लियर हुआ मेरा फंडा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, अब हमारा असल जो कंट्राडिक्शन क्रिएट कराना है वो चीज़ आ रहा है, तो हम लिखेंगे अब ये देखो ये पॉइंट, इस पॉइंट को लिखना है कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ a। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है। ठीक, अब आते हैं किस पे भाई, प्रूफ कर दिया हमने कि 2 का a का एक फैक्टर 2 है। अब b पे आते हैं, b की कोशिश करते हैं ना। तो देखो यहाँ से मैं एक चीज़ निकाल सकता हूँ कि a का एक फैक्टर जो है वो क्या है, 2 है। तो अब हमें b का निकालना है ना। तो अब मैं यहाँ से a इज इक्वल टू, ठीक है मैं पहले इसको आपको समझा देता हूँ। देखिए ये a जो है ना 2 से डिविजिबल है, तो a 2 से अगर डिविजिबल है बेटा, तो यहाँ पे कुछ इंटीजर ही तो आना चाहिए ना, कि नहीं आना चाहिए। यहाँ से हमने प्रूफ किया ना a 2 से डिविजिबल है, तो a डिवाइडेड बाई 2 कोई डेसिमल तो आएगा नहीं, कोई इंटीजर ही आएगा ना। उस इंटीजर को मैं क्या मान लूँ, c मान लूँ। तो फिर इससे अगला स्टेप क्या मैं लिख सकता हूँ कि भाई ठीक है a इज इक्वल टू क्या माना जाना चाहिए, 2c माना चाहिए। a अपॉन में 2 इज इक्वल टू डिविजिबल है, तो कोई इंटीजर ही आएगा, वो इंटीजर c मान लेता हूँ। तो फिर इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 2c। तो ठीक है, यहाँ से मैं मानता हूँ कि लेट a इज इक्वल टू 2c, और c क्या है, c इज सम इंटीजर, कोई इंटीजर हो सकता है, जो भी उससे क्या लेना है, सम इंटीजर। ठीक है ना ये। तो अब मैं ये बोलूँगा कि ठीक है, अब आगे अपना इसी को हम प्रूफ करेंगे। अब हमें भाई कुछ करना नहीं, अब हमें ये दिखाना है कि अब b को भी हम डिवाइड करवाएंगे किससे, 2 से, और कंट्राडिक्शन क्रिएट करा देंगे। तो चलिए यहाँ से ये जो दिख रहा है ना बेटा, इसी स्टेटमेंट को हम पकड़ लेते हैं। देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर लिखा है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे लिख लेता हूँ पहले, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ठीक है, a की जगह पे मैं a का वैल्यू रख दूं। देखो ये सब क्या है, ये एक्चुअल में अल्जेब्रिकली मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, मैं अलजेब्रा का मैनिपुलेशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें समझ में आएंगी, फर्स्ट टाइम नहीं आता है, आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। तो a का वैल्यू मैं रख लेता हूँ, a का वैल्यू मैंने क्या माना है, 2c, तो इसका स्क्वायर करूँगा ना, क्योंकि a का स्क्वायर है। तो इधर क्या, a का वैल्यू जो है वो क्या है, 2b स्क्वायर। तो ठीक है, यहाँ पे मैं 2b स्क्वायर लिख देता हूँ। भाई ये देखो ये हमारा a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर। अब ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, राइट। अब आगे इसको मैं प्रूफ करता हूँ, ये इसको यहाँ पे ले लिया जाए, यहाँ पे ये इस चीज़ को चलो यहाँ पे ले लेते हैं, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, राइट। तो आप चाहो तो जिसको अलजेब्रा आता है वो ऐसे भी इसको लिख सकता है कि भाई दोनों तरफ से 2 अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 2c स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ b स्क्वायर बचेगा। ऐसा हो जाएगा ना। और नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, ऐसे कर लो स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप, 2b स्क्वायर
अपॉन में 4, 4 में इधर चला जाएगा ना, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में 2 किसके बराबर, सी स्क्वायर के बराबर, राइट। तो फिर 2 को मैं इधर ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। चाहो तो आप ऐसे कर लो, ये तुरंत एक ही स्टेप में आ रहा है और ये थोड़ा सा इधर उधर करने से, लेकिन चलो ऐसे आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट ये था कि b को मुझे 2 से डिवाइड करना था, ठीक है ना। अब मैं इस c स्क्वायर को यहीं पे रहने देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं b स्क्वायर अपॉन में 2 कर देता हूँ। अब देखो वही लॉजिक यहाँ भी काम करेगा कि नहीं करेगा। इफ़ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि इफ़ b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। c क्या है, c इंटीजर है तो c का स्क्वायर भी क्या होगा, हमने माना है ना कहीं c इज सम इंटीजर। यस, ये देखो अगर a इंटीजर है 2 से डिवाइड हो रहा है तो कोई इंटीजर ही आएगा, और डिविजिबल है, ये डिवाइड नहीं हो रहा, डिविजिबल है तो कोई इंटीजर ही आएगा, है ना। तो मैं लिखूंगा इफ़ b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देन मैं यही स्टेटमेंट आगे लिख सकता हूँ, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो फाइनली मैं ये स्टेटमेंट लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, कि फिर मैं ये स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसा लिखूंगा कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ a नहीं, a नहीं, 2 इज ए फैक्टर ऑफ व्हाट, b। देखो दोनों स्टेटमेंट प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, 2 इज ए फैक्टर ऑफ a एंड 2 इज ए फैक्टर ऑफ b। कॉमन फैक्टर आया कि नहीं आया, कॉमन फैक्टर आ गया जब, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, ये तो कंट्राडिक्शन हो रहा है ना, a और b। ये a अपॉन में b को हमने रेशनल माना था ना, तो रेशनल अगर होगा, पहले मैंने बताया था रेशनल होगा अगर नंबर कोई भी, तो उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर क्या आता है, 1। रेशनल हमने माना भी था इसको, कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आया ना। तो हम अब क्या लिखेंगे, ये कंट्राडिक्शन तो अराइज हो गया, तो मैं यहाँ पे अब स्टेटमेंट आप लिखोगे और कुछ नहीं करोगे। हर आदमी अपने अपने तरीके से स्टेटमेंट लिख सकता है, कहने का मतलब बस इसको दिखाना है कि 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 2 जो है वो a और b का कॉमन फैक्टर है। दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption, ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है ना। ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, ये कंट्राडिक्शन आ गया, 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। इस तरह से देखो यहाँ पे 2 को प्रूव किया, b को, और यहाँ पे a को प्रूव किया। ये कंट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हमने रॉन्ग अज्यूम कर लिया था। व्हाट रॉन्ग अजम्पशन, क्या रॉन्ग अजम्पशन किया था हमने, कि भाई हमने एक इर्रेशनल नंबर को क्या मान लिया था, रेशनल नंबर मान लिया था। तो अब चूंकि अब स्पेस नहीं है तो मैं इधर कहीं लिख दूं, इधर लिख देता हूं, hence what a अपॉन में b is what irrational number, यानी √2 क्या है, hence √2 is an irrational number। ये बात समझ में आई। अब इसी तरह से आप यहाँ पे कुछ भी नंबर रखोगे, यही सेम मेथड को आप फॉलो करोगे। अगर 3 होगा ना बेटा, तो जहां जहां 2 है वहां वहां 3 आ जाएगा। √3 को अगर प्रूफ करना है तो आप ये प्रूफ कर दोगे कि a का एक कॉमन फैक्टर 3 है और b का भी एक कॉमन फैक्टर 3 है। √5 को अगर प्रूफ करना है तो a का एक कॉमन फैक्टर 5 है, b का भी एक कॉमन फैक्टर 5 है। समझ में आया। √90 को अगर प्रूफ करना है तो a का एक फैक्टर 90 है, b का भी एक फैक्टर 90 है। इसी तरह से प्रूव हो जाएगा। अब एक लास्ट टॉपिक बच गया हमारा, छोटा सा है, जो आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है उसको भी मैं बता देता हूँ, है ना, फटाफट, और ये हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए इसको फटाफट देख लेते हैं। ये अब अगर आपसे बोला जाए कि प्रूफ करिए, प्रूव 3 + √2 एन इरेशनल नंबर, इसको इरेशनल प्रूफ करिए। तो देखिए वेरी सिंपल, पहले से हमको ये अब तो पता हो गया ना कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो दिमाग में रखेंगे और हम इसको पहले मान लेंगे वही चीज़ कि है तो इरेशनल, लेकिन पहले हम इसको क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे।
और कंट्रडिक्शन दिखाएंगे। तो इसको मैं क्या मान लूँगा कि 3 प्लस √2 को मैं क्या मान लेता हूँ, एक रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, रेशनल नंबर जो होता है वो a/b या p/q के फॉर्म में तो होता है। अब a और b क्या होना चाहिए, अगर रेशनल मानता हूँ मैं यहाँ पे लिख लूँगा लेट जल्दी जल्दी 3 प्लस √2 इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया, a/b के बराबर मान लिया। अब मैं क्या करूँगा, देखो बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है बेटा, है ना, सिंपली देखो ये रेशनल नंबर है ना, माना है हमने, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ सिंपली 2 को इधर ही रखूँगा, a/b और इस 3 को किधर ले जाऊँगा, उस तरफ लेके चला जाता हूँ सिंपली 3। तो अब देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ये वेरी सिंपली प्रूव हो गया। इस तरफ ये √2 क्या रह गया, ये जो है एक इर्रेशनल नंबर है, पहले से ही हमें पता है ना, इर्रेशनल। और इधर क्या आ गया, इधर आपका एक रेशनल नंबर आ गया। कैसे आ गया देख लो, है ना। अब इसी लॉजिक पे सारे क्वेश्चन होंगे। a/b आपने क्या माना था, रेशनल माना था ना, रेशनल में से रेशनल को माइनस करोगे तो रेशनल ही आएगा ना। तो इधर क्या आया, रेशनल, और इधर क्या आ गया, इर्रेशनल। अलजेब्रा का रूल तो फॉलो कर रहे हो ना आप, तो फिर कंट्राडिक्शन क्यों आया, कंट्राडिक्शन इसलिए आया कि आपने रॉन्ग अजम्पशन कर लिया था, है ना। तो यहाँ से आप अब वही स्टेटमेंट लिखोगे, बिकॉज ऑफ LHS एंड RHS, LHS में इरेशनल दिखा रहा है, RHS में रेशनल दिखा रहा है। तो आप अपने लैंग्वेज में इंग्लिश में लिखने की कोशिश करिए। मेरा आप नकल मारेंगे तो आप सीखेंगे नहीं, आप सिंपली लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में, जो भी लिखना है लिखिए। लिखने का मतलब ये होगा कि LHS की तरफ इरेशनल आ रहा है, RHS की तरफ रेशनल आ रहा है, ये कंट्राडिक्शन है, बीच में इक्वल लग रहा है, ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, बिकॉज 3 + 2 = a/b को हमने रेशनल मान लिया था। ठीक है। अब इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है कि √3/2 को आप प्रूफ करिए। तो फिर से आप वही इसको a/b मान लेंगे रेशनल, इस 2 को उधर भेज देंगे। ये देखो ये फटाफट, ये तो फटाफट हो जाता है। 2 नीचे था ना, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2a/b हो जाएगा। अब a/b क्या माना है, रेशनल, रेशनल में 2 का मल्टीप्लाई होगा, रेशनल। लेकिन इधर क्या आ गया, इरेशनल। √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, प्रूफ है पहले से, है ना। √3, √5, √6, √7, √8, 9 नहीं है ना। तो अब नेक्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन होगा आपके चैप्टर में वो ये होगा। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी टॉपिक्स थे हमने सबको ही डिस्कस कर लिया ऑलमोस्ट। अगर कुछ बाय द वे छूट गया होगा या इस लेक्चर में कर कुछ मिस्टेक हो गया होगा, आई डोंट नो, है ना, वो तो फिर चेक करूँगा, क्योंकि आप लोग सामने मौजूद नहीं है। सामने होते हैं तो आप मिस्टेक्स बता देते हैं, तो फिर से वो करेक्ट हो जाता है। तो अगर कोई बाय द वे कोई मिस्टेक हुआ होगा तो आप कमेंट में कर सकते हैं, नीचे कमेंट में। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर वो सारे मिस्टेक्स, लेकिन मैं समझता हूँ कोई मिस्टेक नहीं हुआ होगा। तो जब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे, RS अग्रवाल का भी क्वेश्चन करेंगे, RD शर्मा का भी करेंगे, और NCERT का भी 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे, तो जब या एग्जाम्पल भी करेंगे, तो जब वो चीज़ करेंगे तो ये सारे कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। आपको जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है बार में उसको रिवाइंड कर करके देखिए, जितनी बार देखेंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है ना। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।